नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। आज ये हमारा हिस्ट्री का चौथा भाग है। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी ये भी हमारी चल रही हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा कल का पार्ट था, तीसरा पार्ट, उसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में बात करी। आज हम जहां पे हमने कल छोड़ा था उसी से आगे बात करेंगे और वैदिक सभ्यता वाला जो टॉपिक है वहां से आपके और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही काफ़ी सारे जब से नोटिफिकेशन आया है पटवारी लेखपाल भर्ती का, उसमें काफ़ी सारे मुझे मैसेज आते हैं कि कौन से जिले से भरना इसको ज़्यादा सही रहेगा। उस बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन वो वीडियो के एंड में करेंगे। कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रखूंगा। 2020 के रिजल्ट के जो ग्रुप डी का रिजल्ट था उसकी मेरिट भी जिला वाइज आई थी। उसमें कितनी वैकेंसी थी, किस जिले में कितनी मेरिट गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। वो रिजल्ट बिल्कुल अलग था, लेकिन उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। जहां पर सीटें ज्यादा हैं वहां पर क्या मेरिट कम जाती है, ज्यादा जाती है, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो वो बात हम आगे करेंगे। अभी सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जिसके लिए हम आए हैं उसको शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश यानी कि आर्य कहां से आए थे, इसके बारे में इनमें से किसने अपना स्टेटमेंट दिया है, किसने बताया है। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था आर्यों के आने के संबंध में कई सारे विद्वानों ने अलग अलग मत यहां पर अपने दिए हैं। सबसे जो माना जाता है सर्वमान्य वो मैक्स मुलर का है, जिसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्यों के आदि देश के बारे में बताया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी आर्य जो लोग थे ये आर्कटिक से आए थे। किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। और एक और थे भारत के दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है, चलिए, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और हम इनको क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसी सीरीज को आप कवर करें तो आपका थ्योरी भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन से हैं। एक राजा है राजा विधेद माधव, इनका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है और इनसे जुड़े हुए ऋषि का नाम है ऋषि गौतम राहुगण। इनका नाम आपको याद करना है। 2015 में यह प्रश्न आया है, यानी हाल का प्रश्न है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ है। तो देखिए, गोत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, गोत्र शब्द मूलतः जो ये बना है इसका अर्थ होता है गोष्ठ। ठीक है, यानी ऐसी जगह जहां पर गायों को रखा जाता था, गायों को रखने वाली जगह उसे बोला जाता था गोष्ठ, और उसी से बना गोत्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे, यानी कि ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक काल की, तो उस समय के आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो प्रकृति पूजक थे और यज्ञ वे करते थे। इसे आपको याद करना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। यज्ञों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन सा यज्ञ कब कराया जाता था। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में पूछा जाता है, तो राज्य विस्तार अगर करना होता था तो राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। जब राजा का राज्य अभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ उस समय करवाया जाता था, और जब किसी राजा को शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो उस समय वाजपेय यज्ञ करवाया जाता था। तो ये कुछ यज्ञ के प्रकार थे, उत्तर वैदिक काल में ये प्रचलित थे, उनसे पूछा जाता है। यहां पर क्वेश्चन था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो ये प्राकृतिक पूजा थे और यज्ञ वगैरह ये करते थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, पेपर में बन जाता है। नेक्स्ट है,
ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल के अंदर जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उस समय लोग जो थे ये प्राकृतिक पूजा होते थे, उनकी पूजा करते थे प्रकृति की। इसके अलावा ये बलि वगैरह भी देते थे जब ये यज्ञ करते थे, और कर्मकांड में ये विश्वास करते थे। इसे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध होता है राजा सुदास के साथ, जो कि भरत वंश के एक शासक थे, ठीक है। और इनका ये युद्ध 10 राजाओं के साथ परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। ये भरत राजा कौन थे, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 10 राजा और जो राजा सुदास थे, इनके मध्य युद्ध परुष्णी नदी यानी आज की रावी नदी के तट पर इनके बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? वही क्वेश्चन है, कौन से वो नदी थी? उस नदी का नाम था परुष्णी नदी, और इसका आज का नाम क्या है? रावी नदी। क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? माते तमा यानी कि सबसे अच्छी मां, देवी तमा यानी कि सबसे अच्छी देवी, नदी तमा यानी कि सबसे अच्छी नदी। ये किसको बोला गया है? तो ये बोला गया है सरस्वती नदी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में सबसे मुख्य नदी किसको माना है? पवित्र तो सरस्वती है, ये सारे नाम इसी को दिए गए हैं। सबसे मुख्य नदी अगर पूछेगा तब आप सिंधु नदी के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक और चीज बनती है, ऋग्वेद के अंदर गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा का केवल 1 बार और यमुना का केवल 3 बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखिए ऋग्वैदिक काल में 5 कबीलों का शासन था, 5 प्रमुख कबीले थे, उन्हीं को बोला जाता है पंचजन, ठीक है। ये पंचजन कौन कौन से थे? आपके यदु थे, पुरु थे, त्रुवसु थे, इनके अलावा एक और थे आपके अनु थे, एक आपके, ठीक है, एक आपके अनु थे और एक आपके द्रुहयु थे, ठीक है। तो ये 5 जन थे, इसमें कीकट शामिल नहीं थे। इन 5 जन का आपको नाम याद करना है, ठीक है। 5 जन थे और 2 शासक थे, जिसमें एक का नाम था त्रित्सु और एक का नाम था भरत, जिन भरत के बारे में हमने ऊपर बात करी। उन्हीं के वंशज थे सुदास, जिनके साथ जो वो दशराग युद्ध वहां पर हुआ था। तो पंचजन में कौन कौन शामिल हैं? आपके यदु, पुरु, त्रुवत्सु, इसके अलावा अनु और द्रुहव्यु यहां पर शामिल थे। और 2 राजा थे, भरत और त्रित्सु। और उत्तराखंड में यह क्वेश्चन बना है कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था? तो आंसर हमने देखा है त्रित्सु जन का शासन था। इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका पार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का मुख्य साधन जीविका पार्जन का था कृषि, ठीक है। ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और कृषि और पशुपालन पर ये आधारित थी। इसे आपको याद करना है, ठीक है। ऋग्वैदिक में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव शब्द कौन से कृषि उत्पाद के लिए आया है? तो ये जौ के लिए आया है। क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि ऋग्वेद में जौ को क्या बोला गया है? तो यव बोला गया है। इसे आपको याद करना है, ठीक है। एक तरफ अब यहां पर आपको सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और इधर आपके अन्य नाम है, यहां पर आपके कृषि उत्पाद हैं। तो जौ को तो बोला जाता है यव, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। व्रीहि किसको बोला जाता है? तो व्रीहि चावल को बोला जाता था। मृदक की यहां पर अगर हम बात करें तो ये बोला जाता था मूंग को, ठीक है। अगर हम मुद की बात करें और इक्षु की बात करें, ये गन्ने को बोला जाता था। इनके नाम आपको याद करने हैं, जैसे जौ यव बहुत बार पूछा जाता है, इसी प्रकार इक्षु गन्ना, व्रीहि चावल, मुद मूंग, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक होते थे? देखिए ऋग्वैदिक काल में जो पणी होते थे ये व्यापारी होते थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऋग्वेद के अंदर पणि शब्द का बार बार उल्लेख करा गया है। जो पणि होते थे ये व्यापारी होते थे, काफ़ी दूर दूर तक ये यात्राएं करते थे व्यापार के लिए, और ये लोन भी देते थे यानी कि ऋण भी ये देते थे, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये ब्याज फिर वसूलते थे। जो ज़्यादा ब्याज लेता था उसको बेकनोट बोला गया है। उसको क्या बोला जाता था? बेकनोट, यानी कि सूदखोर उसको बोला गया है। तो इसको भी आपको याद करना है। पणि किससे संबंधित था? ये आपका व्यापारी था। ठीक है। अगर हम अन्य मुख्य अधिकारियों की बात करें ऋग्वेद के अंदर या ऋग्वैदिक काल के अंदर, जो किसको क्या बोला जाता था, आपसे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। जैसे एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था पुरप। पुरप कौन होता था? तो पुरप आपका दुर्गपति होता था, यानी कि किले का जो रखवाला होता था उसे पुरप बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था, यानी जो गुप्तचर होते थे, उसको बोला जाता था स्पश। इसे भी आपको याद करना है। जैसे पणि को व्यापारी बोलते थे, ठीक है, यानी कि जो व्यापारी होता था उसे पणि बोला जाता था, उसी प्रकार जो गुप्तचर होता था उसे स्पश बोला जाता था। जो गोचर भूमि होती थी, ठीक है, गायों के चरने के लिए जो भूमि होती थी उसे वाजपति बोला जाता था। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए ऋग्वैदिक काल में वाजपति क्या होता था? तो ये गोचर भूमि होती थी। इसके अलावा युद्ध के लिए क्या बोला गया है? तो युद्ध के लिए गविष्ट का इस्तेमाल किया गया है, गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकतम युद्ध होते थे वो गायों के लिए ही लड़े जाते थे, गायों की खोज में ही लड़े जाते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक युग में जो आपकी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पूछा जाता है, आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? तो देखिए हम पढ़ते हैं कि वैदिक काल में हमें सभा, समिति और विदत, इन तीन प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से जो सभा होती थी यह एक प्रकार की मंत्री परिषद होती थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभा के अंदर जो व्यक्ति होते थे, ये जो कुलीन वर्ग होता था उस समय का, जो अभिजात वर्ग होता था, श्रेष्ठ लोग, वो इसके अंदर शामिल होते थे। ठीक है। और जो समिति होती थी उसमें सामान्य लोग शामिल होते थे। आप आम जनता को उसमें काउंट कर सकते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में बोला गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है तो आपको याद करना है। जो सभा थी इसके अंदर श्रेष्ठ और अभिजात वर्ग के लोग होते थे। जो समिति होती थी इसमें सामान्य वर्ग के लोग होते थे, और यही समिति राजा की नियुक्ति करती थी और राजा के ऊपर नियंत्रण करती थी। जो समिति का सभापति होता था, यानी कि जो समिति का प्रमुख होता था, उसको उस समय ईशान बोला जाता था। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए, इसे भी याद करेंगे। एक और संस्था होती थी जिसे बोला जाता था विधत। बहुत इंपॉर्टेंट ये संस्था है। यहां भी एक जनसभा थी। इससे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो वैदिक काल में तीन संस्थाएं मिलती हैं, सभा, समिति और विदत, इनमें सबसे प्राचीन कौन है? तो विदत इनमें सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? तो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी आपकी सभा। ऑप्शन ए। राजा पर कंट्रोल करना, राजा की नियुक्ति करना, वो काम होता था समिति का। ठीक है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका सबसे पहले उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? तो ऋग्वैदिक में बहुदेववादी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो आर्य लोग थे, ऋग्वैदिक काल के लोग थे, विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में वो विश्वास रखते थे। अलग अलग देवताओं को वो मानते थे। जैसे उनके सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? क्वेश्चन बनता है, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र देवता थे। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति देवता थे। ठीक है, एक तो आपको यह याद करना है, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। सबसे प्रिय देवता इंद्र को बोला गया है। समुद्र का देवता वरुण को बोला जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति का देवता सोम को बोला जाता था। चिकित्सा का देवता अश्विन को बोला जाता था।
पशुओं का देवता ऋग्वैदिक काल में पूषण को बोला जाता था। ठीक है, इसे आपको याद करना है। इनको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना है, ऋग्वैदिक काल में जो पूषण देवता थे ये पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूषण देवता शूद्रों के देवता हो गए थे। पशुओं के देवता रुद्र बन गए थे उत्तर वैदिक काल में। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको आपको याद करना है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता रुद्र थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसे समर्पित हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद के अंदर सूक्त समर्पित किए गए हैं वो इंद्र को समर्पित किए गए, और इसी से अनुमान लगाया गया कि जो इंद्र थे ये ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, पहला नंबर इनका था, इनके लिए लगभग 250 के करीब सूक्तों का इस्तेमाल किया गया। दूसरे नंबर पर ऋग्वेद काल में अग्निदेव आते थे जिनके लिए 200 सूक्तों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो प्रमुख देवता कौन है? इंद्र देवता। इंद्र देवता को ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता बोला जाता था। इनको पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला बोला जाता था। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। तो किसे समझते थे युद्ध देवता? इंद्र को समझते थे। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित हैं, यानी कि सूक्तों की बात हो रही है, तो ये किसको है यहां पर? इनमें से आपने बताना है। अब देखिए, हमने ऊपर बात करी सबसे ज्यादा प्रिय देवता इंद्र थे, इनके लिए 250 सूक्त हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि देवता हैं जिनके लिए 200 हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि देवता, क्योंकि ऑप्शन में इंद्र देवता नहीं है। पहला स्थान इंद्र का, दूसरा स्थान अग्नि का, तीसरा स्थान जो था वरुण देवता का था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ऊपर मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक जो लोग बोला जाता है, कई बार पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक काल को बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कौन थे इनके प्रिय देवता? इंद्र थे, ऑप्शन डी। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा वो आपसे यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2016 में आया है, सेम क्वेश्चन है। युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? देखिए, 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो ये काल है इसे ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वैदिक काल की बात करें, पूरे वैदिक काल की, तो पूरा वैदिक काल आपके 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसमें से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वैदिक काल है, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल है। यह भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये सबसे पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। कल भी हमने बात करी थी कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है और विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना करी गई है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कहां मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। मंडल भी आपको याद रखना है, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? उत्तराखंड में ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है हमारा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये किसके संकेतक हैं? तो ये आपके पुराणों के संकेतक हैं। ठीक है, इसे आपको याद करना है। किसको सूचित करते हैं? ये पुराणों को सूचित करते हैं। जैसे जो आपका सर्ग है ये आपकी जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, पुराणों से, तो उससे रिलेटेड है। प्रतिसर्ग की बात करें तो प्रलय के बाद जब दोबारा से सृष्टि बनी तो उसके रिलेटेड है, उसको संकेत करते हैं। वंश की बात करें तो ये इसके अंदर देवताओं और ऋषियों के वंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
ये भी उन्हीं को संकेत करते हैं, उन पुराण की तरफ। मनवंतर की बात करें तो कल्प के महायुगों का वर्णन इसके अंदर है, यानी कि जो महायुग हैं उनकी जानकारी का जो संकेत करता है पुराणों में, वो मनवंतर करता है। वंशानुचरित की बात करें तो ये वो अंग हुए पुराणों के जिसमें राजवंश की तालिकाएं दी गई हैं, यानी कि राजवंश के जो प्रमुख राजवंश हुए हैं उनकी जानकारियां हमें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारे पुराणों के हिस्सा हैं, पुराणों के अंग हैं जो अलग अलग घटनाओं की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। इनके रचयिता कौन है, तो लोमश ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा इसके रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता आपकी महाभारत का एक भाग है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो महाभारत को बोला जाता था जय संहिता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर जब महाभारत की रचना हुई तो इसके अंदर शुरुआत में 8800 श्लोक थे, तो इसे बोला गया जय संहिता। ठीक है, बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई, समय के साथ श्लोक हो गए 24,000 और इसका नाम पड़ गया भारत। बाद में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई और इसका नाम हो गया महाभारत या फिर सतसहस्त्री संहिता। दोनों नाम आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको भी याद करेंगे। महाभारत के अंदर टोटल पर्व कितने हैं, पर्वों की संख्या हम पढ़ते हैं ना, वन पर्व, अलग अलग पर्व हम पढ़ते हैं, भीष्म पर्व पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल पर्वों की संख्या 18 है। इन 18 पर्वों में से जो छठवां पर्व है उसी को बोला जाता है भीष्म पर्व। ठीक है, और इसी भीष्म पर्व का भाग है भगवत गीता। पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता कौन से पर्व का भाग है, तो जो भीष्म पर्व है महाभारत का छठवां पर्व, उसका भाग है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, इसे आपको याद करना है। टोटल पर्व कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भगवत गीता को लेकर के, अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो अभी मैंने आपको बताया 8800 श्लोक थे जय संहिता, 24,000 हुए तो भारत, और जब 1,00,000 हो गए तो महाभारत या फिर सतसहस्त्री संहिता। यह नाम है महाभारत का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में वासुकी नाग, जिनको सर्पों का राजा बोला जाता है, इन्होंने रस्सी के रूप में वहां पर अपने आप को प्रस्तुत किया था, यानी रस्सी के रूप में इनका इस्तेमाल हुआ था। और मथने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, तो मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल किया गया था। यह क्वेश्चन बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर ही पूछा गया है। ठीक है, याद करेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हो गई थी, तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से ये उद्घृत हुई धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। धर्मशास्त्र के समय यानी कि सूत्र काल के समय। सूत्र काल आपके चला लगभग 600, यानी कि वैदिक काल के बाद। जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, धर्मशास्त्र शुरू आपका यहां पर हुआ, और ये आपकी जो तीसरी एडी थी वहां तक ये चला आपके। ठीक है, 300 ईस्वी तक ये चला, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक चला। और इस कालखंड में जो अछूत की अवधारणा थी ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी थी। पहले केवल चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन इस कालखंड में अनेक जातियों का यहां पर उदय हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो कल भी हमने बात करी थी, जो देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, फिर से देखिए, और कितनी बार बना है, तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया है? वही प्रश्न है, कितनी बार बना है? मुंडको उपनिषद से लिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन कहां से लिया गया है? तो काफी फेमस ये स्टेटमेंट है, कथन है, इसे उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद का अगर हम बात करें कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से इसे लिया गया है। इस उपनिषद का नाम भी आपको याद करना है, वहीं से हमने ये कथन लिया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? देखिए, किस उपनिषद का होता है शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो श्वेताश्वर उपनिषद है जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, उसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया है? तो ये आपके मेन ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ये होता नहीं होगा, ये होर्त होगा। ठीक है, कल हमने बात करी थी ना कि जो ऋग्वेद का पाठ करता होता है, जो इसका पुरोहित होता है, उसको होर्त बोला जाता है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो अवेस्ता है ये आपके ईरान से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य, ये किसको बोला गया है? तो ये गाय को बोला गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में गाय का महत्व काफी ज्यादा था। जैसे हमने ऊपर बात करी, जो अधिकतम युद्ध होते थे वो गायों के लिए ही होते थे। गायों की खोज में ही वो निकलते थे और उसी के लिए फिर युद्ध होते थे। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था या गाय को घायल भी कर देता था, तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था या फिर उसे देश निकाला कर दिया जाता था। तो गाय काफी पवित्र थी और गाय को अघन्य माना गया है, यानी कि ना मारे जाने योग्य। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यह हुआ है गाय के लिए। ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को बोला जाता था। विनिमय के लिए भी गाय का इस्तेमाल किया जाता था। गाय को ना मारे जाने वाला पशु बोला गया है और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति इसे माना जाता था। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई गई है। कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था, जो जीविका उपार्जन के लिए काम करता था, उसको बोला जाता था उपाध्याय। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है, आपको इसको भी याद करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि जो वेद और ब्राह्मणों का विरोधी होता था, धार्मिक अध्यापक। ठीक है, तो वेद और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को क्या बोला जाता था? तो उसके लिए श्रमण शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसको भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके रिवीजन सीरीज का हमने चौथा भाग देखा। हिस्ट्री को हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी से बात उसके बारे में कर लेते हैं। देखिए, 2020 में जनवरी में एक रिजल्ट आया था। यूबीटीआर के द्वारा एक एग्जाम करवाया गया था हाईकोर्ट ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी का ये एग्जाम था, 100 नंबर का पेपर था। इसकी जो मेरिट लिस्ट बनी थी वो जिला वाइज बनी थी। हालांकि पटवारी लेखपाल के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ना ये उसके लेवल का है। ये 8वीं पास एग्जाम था। ठीक है, ग्रुप डी का पोस्ट था। सिर्फ इसलिए यहां पर मैं आपको इसके नंबर्स बता रहा हूं, और इसकी पूरी पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप उसको वहां पर जाके डाउनलोड करके पूरी मेरिट वहां पर देख सकते हैं। सिर्फ इस आइडिया के लिए कि जहां पर कम सीटें थी और जहां पर ज्यादा सीटें थी, उनकी मेरिट में क्या फर्क आया। हालांकि इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, आप इसके आधार पर इनको जज नहीं कर सकते। केवल नंबर्स हम देखेंगे कि किस जिले में कितनी सीटें थी और कितनी वहां पर मेरिट गई, उसको आपको एक बार देख लेना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि सीटें जिस जिले के अंदर कम है, ज्यादा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पौड़ी की। पौड़ी के अंदर टोटल आपकी 23 सीट्स थी। ठीक है, जिसके अंदर जो टॉपर था उनके 94 मार्क्स थे
और जो लास्ट मेरिट गई है जनरल की, ठीक है, मेन की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी 91 गई है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए इतनी हाई मेरिट इसमें गई थी। टॉपर 94 पे था, टोटल 23 सीट्स थी। जो लास्ट ओपन मेन गया वो 91 में अंदर गया था। जनरल वुमन की मैं बात करूंगा, जनरल मैन और वुमन दोनों का मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो जनरल वुमन 87 पर भी सेलेक्ट यहां पर हो गई थी। कितने नंबर थे यहां पर? टोटल सीटें 23। इसके अलावा अगर हम दूसरे जिले की बात करते हैं, अल्मोड़ा की, इसमें टोटल 31 सीटें थी। जो टॉपर था उसके 94, जो लास्ट मैन था वो 89 पर गया। पौड़ी में 91 पे गया था, यहां पर 89 पे गया। जो वुमन थी जनरल की, वो लास्ट 85 में यहां पर सेलेक्ट हो गए थे। इसी प्रकार नैनीताल का है, 31 वहां पर सीटें थी। मेरिट जो हाई गई, जो टॉपर थे उनके 95 थे। जो लास्ट जनरल मैन थे उनके 90 मार्क्स थे। और वुमन की बात करें तो उनके यहां पर 89 मार्क्स थे। ठीक है, टिहरी की बात करते हैं। टिहरी की मेरिट काफी ज्यादा हाई गई थी। टिहरी के अंदर टोटल 26 सीटें थी। टिहरी के अंदर जो टॉपर था उनकी नंबर 96 थे। और जो लास्ट व्यक्ति था जनरल मैन, उनके 90 नंबर थे। और जनरल वुमन की बात करें तो उनके 80 नंबर यहां पर थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग में केवल 28 सीटें थी, जिसमें जो टॉपर था, रुद्रप्रयाग में मेरिट 90 गई थी। जो टॉपर था उनके 90 मार्क्स थे। और जो जनरल मैन सेलेक्ट हुआ था आखिरी, उनके 87 मार्क्स यहां पर थे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा। जनरल वुमन की बात करें तो रुद्रप्रयाग में जनरल की वुमन 79 में अंदर सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरकाशी का देखें, उत्तरकाशी में केवल 13 सीटें थी, कम सीटें थी। यहां पर मेरिट गई है 88। जनरल जो टॉपर थे उनके 88 मार्क्स थे। जो जनरल के आखिरी व्यक्ति यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं उनके यहां पर 83 मार्क्स थे। ठीक है, टॉपर के ही यहां पर 88 थे। ठीक है, और जो जनरल वुमन थी वो 80 मार्क्स में सेलेक्ट हो गई थी। टोटल सीट यहां पर 13 थी। इसके अलावा पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपके टोटल 21 सीट्स थी। जो टॉपर थे पिथौरागढ़ से उनके 96 मार्क्स थे। जो जनरल का आखिरी व्यक्ति था मैन, उनके 90 मार्क्स थे। और वुमन के यहां पर 85 मार्क्स थे। जनरल वुमन के ही अकॉर्डिंग जो अदर कैटेगरीज है आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं, इसी के आसपास रहता है। ठीक है, ज्यादातर। देहरादून की बात करते हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा सीटें थी, 70 सीटें थी देहरादून में। जो टॉपर थे देहरादून के, उनके 93 मार्क्स थे। और जो लास्ट व्यक्ति सेलेक्ट हुआ देहरादून से वो 89 पर सेलेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं अंतर काफी कम था। जैसे हमने पिथौरागढ़ में देखा, पिथौरागढ़ में जो टॉपर था उसके 96 थे। जो सबसे लास्ट पे था जनरल का व्यक्ति मैन, उसके 90 नंबर थे। सीटें केवल 21 थी, 6 नंबर का डिफरेंस आ गया। यहां पर 70 सीटें हैं, डिफरेंस केवल 4 का आया टॉपर और आखिरी जनरल के मैन में। देहरादून से अगर हम जनरल वुमन की बात करें तो उनके 84 मार्क्स यहां पर थे, उनमें उनका सिलेक्शन हो गया था। इसी प्रकार हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार में भी काफी ज्यादा सीटें थी, हरिद्वार में 65 सीटें थी। हरिद्वार के टॉपर की बात करें तो उनके 95 मार्क्स थे। और जो लास्ट जनरल मैन थे उनके 88 मार्क्स थे हरिद्वार से। और जो जनरल की वुमन थी हरिद्वार से, उनका 82 में सिलेक्शन हो गया था। तो इसी प्रकार आपको मैंने सारे जिले बताए। कुछ जिले रह गए हैं, उनमें कम कम सीटें थी। जैसे चमोली में 21 थी, उधम सिंह नगर में 23 सीटें थी। वहां पर भी मेरिट चमोली में 91 गई थी, उधम सिंह नगर में 94 गई थी। जनरल की वुमन की अगर हम बात करें, चमोली में 79 में जनरल की वुमन का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें उधम सिंह नगर में जनरल की वुमन 85 में एंटर करी थी। तो ये उस मेरिट लिस्ट के कुछ नंबर्स थे। इसकी पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इससे पटवारी वाले एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, उसके लेवल का ये आसपास भी नहीं है। पटवारी का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है, ये 8th लेवल का था। पटवारी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, ये 8th पास पे था, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये जिला वाइज मेरिट बनी थी, सीटें आपको पता है किस जिले में कितनी सीटें थी, तो उस आधार पर आप मेरिट कौन लास्ट गया, कितना गया, आप यहाँ पर केवल आइडिया के लिए इसको मैंने आपको बताया।
उसके साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ये उसके लेवल का है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात, काफी मैसेज आ रहे थे कि कहां से भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्लियर करना है कि आपको पटवारी के लिए जाना है कि आपको लेखपाल के लिए जाना है। क्योंकि अगर आपको लेखपाल के लिए जाना है तो शायद 3 से 4 जिले हैं जहां पर लेखपाल की वैकेंसीज हैं, उनमें से आपको चूज करना है। और अगर पटवारी के लिए जाना है तो आपके 8 से 9 जिले हैं, उनमें से आपको चूज करना है जहां से आपको ज्यादा सुचेबल लगे, जहां पर आपको अपना अच्छा चांस लगे, वहां से आप उसको जा सकते हैं। तो एक आपको ये कर लिया पहले, पटवारी वालों को अगर भरना है पहाड़ों से भरना है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उनकी हाइट कैसी है, उनका जो जो सारी चीजें उसमें मांगी गई हैं वो लेखपाल के लिए या पटवारी के लिए हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके जो ऑप्शन है, अभी 13 के 13 जिले खुले हैं। जब आप उनको देखेंगे, जो पटवारी के लिए जाएंगे उनके पास ऑप्शन 8-9 जिले होंगे, जो लेखपाल के लिए जाएंगे उनके पास 3-4 जिलों का ऑप्शन होगा। उनमें से कोई एक जिला आप उसको फिल कर सकते हैं। जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगे आप उसको भर सकते हैं। बस इतना है कि आप उसको भरिए, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। एग्ज़ाम को भरने के बाद केवल अपनी तैयारियों पर फोकस करें। अगर आपने अच्छे से मेहनत करी होगी तो आप कहीं से भी भरें, आपका नाम आ जाएगा। और मेहनत नहीं करी होगी, कुछ भी करें, नहीं आएगा। तो मेहनत अच्छे से करनी है। सीट आप कहीं से भी भरें, आपको तो केवल एक सीट चाहिए, ठीक है। तो वो आप भरने के बाद उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने को चुनें और उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छे से करें। थैंक यू फ्रेंड्स।